गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे खगोल विज्ञान की। और ये हमारा जो है ये फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर हम आज ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी जो घटनाएं और इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक से देखने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर खगोल विज्ञान। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे खगोल विज्ञान किसे कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जिसका भी अध्ययन किया जाता है उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है और इसको हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है, हम बात करते हैं। ब्रह्मांड एक्चुअल में आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ब्रह्मांड है क्या, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड कहलाता है। हमारी पृथ्वी के अलावा जो भी आकाशीय पिंड हमें ब्रह्मांड के अंदर दिखाई देते हैं वो समस्त क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। आइए हम बात करते हैं तारा। तारा क्या होता है। तारा एक्चुअल में एक तारा एक गैस का गोला होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा व ऊर्जा होती है। तो वो तारा कहलाता है।
ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक संख्या किस चीज़ की है? तारों की ही है। ब्रह्मांड में अरबों अरबों तारों की संख्या है, लेकिन हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इन्हें स्पेशल उपकरणों के जरिए ही देखा जा सकता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तारों का निर्माण, एक्चुअली तारा कैसे बनता है? जब विरल गैस एक जगह इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो यह तारों का रूप लेती है। तारों में गैस फिर किस फॉर्म में होती है? तारों में जो गैस होती है वो प्लाज्मा की अवस्था में होती है। तारों का जब ये गैस इकट्ठी होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? नेबुला, निहारिका। क्या बोलते हैं? नेबुला, नेबुला बोलते हैं या निहारिका भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से तारों का निर्माण गैस के घने बादलों के कारण होता है, और जो ये गैस होती है प्लाज्मा अवस्था में स्थित होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जो तारों में जो संलयन की विधि होती है वो किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है, वह अच्छी की फॉर्म में। नोट डाउन कर लेना, ये इस फॉर्म में होती है। और तारों का जो रंग, तारों का रंग
होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? वो उसकी ऊष्मा और ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर होता है? आंसर क्या है इसका? तारों का जो रंग होता है वो उसके पृष्ठ के ताप पर, पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है। जैसे कि इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इन अवस्थाओं का देखते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पे? पृष्ठ के ताप पर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तारों का जो मेनली जो तारों का रंग 3 अवस्था में हमें डिवाइड किया है। जैसे कि लाल दानव अवस्था। लाल दानव अवस्था में क्या होता है? एक्चुअली इसमें ताप जो होता है 6000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पहुंच जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसमें जो तारों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तारों का आकार बड़ा होता है। लाल दान अवस्था में तारों का आकार जो होता है वो हमारा बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आता है हमारा सफ़ेद रंग। इसमें क्या होता है? तापमान होता है जो मध्यम ताप होता है। इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस से जो ज़्यादा हमारा तापमान होता है, तो उसमें हमारा जो तारा है किस रंग का दिखाई देता है? सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और उसके बाद हमारा आता है नीला रंग। नीला रंग किस प्रकार से होता है? इस अवस्था में जो तारों का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस अवस्था में तारों का तापमान बहुत ज़्यादा उच्च होता है। कितना होता है? लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो ये 3 अवस्था होती है तारों की, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। इन अवस्थाओं को हम तारों का जो है जीवन निर्भर करता है। आइए हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। लाल दानव
लाल दानव अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है एक्चुअली, इस अवस्था में जो तारों का जो ईंधन है, वो जो ऊर्जा होती है वो कम होने लगती है, वो समाप्त होने लगती है। इस अवस्था में तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, लाल दानव अवस्था। ठीक है। इस अवस्था में जो तारों का आकार होता वो बड़ा होने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो तारों का आकार है हमारा बड़ा होने लगता है, बिग साइज भी हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो हमारी अवस्था है क्या है, लाल दानव अवस्था। इसमें केस 1 होता है, जैसे कि इस अवस्था में 2 केस होते हैं। लाल दानव अवस्था में हमारे 2 केस होते हैं। केस 1 में क्या होता है, केस 1 में होता है जैसे कि यदि जो तारा होता है हमारा, तारों का जो द्रव्यमान तारे का जो द्रव्यमान होता है सूर्य के द्रव्यमान से 114 टाइम्स गुना यदि छोटा होता है 1.44 गुना से यदि छोटा होता है तो वह श्वेत वामन बनता है। तारों का जो हमारा जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स यदि छोटा होता है तो क्या होता है, वो श्वेत वामन की अवस्था में आ जाता है और श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन क्या होता है, श्वेत वामन में क्या होता है, इसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जो छोटा तारा होता है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो छोटे तारे होते हैं वो श्वेत वामन अवस्था में ही क्या होते हैं, चमकते हैं। जो छोटा तारा होता है
क्या होता है? वह श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। जो छोटा तारा होता है, जिसका साइज छोटा होता है, वो क्या होता है? श्वेत वामन अवस्था में ही हमारा चमकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। उसके बाद क्या होता है? काला वामन अवस्था। काला वामन क्या होता है? काला वामन में क्या होता है? जैसे कि जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काला वामन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? काला वामन कहते हैं। काला वामन कहते हैं। तो उस अवस्था को कहते हैं हम काला वामन कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? काला वामन अवस्था में तारों का क्या होता है? अंत हो जाता है। इस अवस्था में तारों का अंत हो जाता। इस अवस्था में क्या होता है? तारों का अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है केस 2। केस नंबर 2, लाल दानव की अवस्था की जो है केस नंबर 2। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में इसमें क्या होता है? यदि तारा का द्रव्यमान 1.44 गुना ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? वह अभिनय तारे का रूप ले लेता है। क्या होता है केस 2 में? यदि जो तारे का जो द्रव्यमान है 114 टाइम्स यदि सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाता है, तो वह अभिनव तारे का रूप ले लेता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभिनव तारा, अभिनव तारा क्या होता है? अभिनव तारा जब सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो क्या अभिनव तारे का रूप ले लेता है। और अभिनव तारे में क्या होता है? इसमें कार्बन व लोहे जैसे
पदार्थ इकट्ठे होकर विस्फोट अवस्था में आ जाते हैं, तो इसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम विस्फोट तारा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? अभिनव तारा, विस्फोटक तारा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो यह होता है, विस्फोट के बाद क्या होता है? विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारे का रूप लेता है। विस्फोट के बाद यह क्या करता है? विस्फोट तारे का विस्फोट तारा होता है जो ये क्या होता है? न्यूट्रॉन तारे का जो है रूप ले लेता है। ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ। आइए, सॉरी, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? विस्फोट के बाद जो बनता है, विस्फोट के बाद ही न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व उच्च होता है और यह इसका घनत्व है जो उच्च होता है और यह आकार में छोटा हो जाता है, और यह आकार में छोटा हो जाता है। क्या होता है? आकार में यह छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो इस प्रकार से तारों का निर्माण होता है। क्वेसर, क्वेसर क्या होता है? तारों की अंतिम अवस्था क्वेसर कहलाती है। क्या होता है? जो तारों की अंतिम अवस्था होती है वो क्या? क्वेसर कहलाती है। इसके बाद तारे क्या होता है? जो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। इस अवस्था के बाद तारे ब्लैक होल के अंदर
समा जाते हैं, समा जाते हैं। ठीक है, यह तारे की कहते हैं अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद तारे जो होते हैं वो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। अब आइए ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल के अंदर, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल के अंदर इसके अंदर चुंबकीय शक्ति अत्यधिक ज़्यादा होती है। ब्लैक होल के अंदर क्या होती है? जो चुंबकीय शक्ति है वो उच्च होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और यह श्वेत वामन व काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। क्या होता है? यह ब्लैक श्वेत वामन, वाइट ड्वार्फ व ब्लैक ड्वार्फ को भी अपने अंदर खींच लेता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? यह सूर्य के द्रव्यमान के 1.50 सूर्य के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। चंद्रशेखर सीमा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, लाल दानों का जो आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है। सूर्य क्या है? हमारा जो सूर्य है वो भी एक दिन इस अवस्था के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसका जब ईंधन खत्म होगा तो एक दिन यह भी अपना लाल दानव की अवस्था को ले लेगा और ब्लैक होल के अंदर क्या होगा? समा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये क्या होता है? विरल गैस
कैसे तारों का निर्माण होता है, विरल गैस, जैसे विरल गैस अवस्था में तारों का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या बनता है, नेबुला, निहारिका, निहारिका, क्या, नेबुला, नेबुला अवस्था आती है। उसके बाद क्या होता है, जो तारा बनता है, क्या होता है, तारा, क्या बनता है, तारा, ये बनता है, तारा बनता है, ठीक है। और इसके आगे इस अवस्था के बाद क्या होता है, यह लाल दानव अवस्था में चला जाता है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि लाल दानव, ये क्या अवस्था क्या होती है, लाल दानव के बाद इस फॉर्म में जो हमारा चलता है, सबसे पहले क्या होता है, विरल गैस का गोला बनता है जो इकट्ठी होकर नेबुला का निर्माण करती है। उसके बाद यह तारों का रूप ले लेती है, और जब इसका ईंधन जो है समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, वह लाल दानव का रूप ले लेता है, ठीक है। इसमें होता है आगे अवस्था में ये श्वेत वामन, ये काला वामन, ये इसकी क्या होती है, अवस्था होती है श्वेत वामन अवस्था। लाल दानव के बाद क्या होती है, श्वेत वामन अवस्था और लाल दानव अवस्था। इसमें क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है 1.44 से कम होता है, क्या होता है, कम होता है 1.44 से, सूर्य के द्रव्यमान से 114 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। और बड़ा तारा क्या होता है, उसके बाद बनता है, ये नीचे बनता है बड़ा तारा, ठीक है, बड़ा तारा बनता है। और आगे न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, 1114 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है, और वह इस प्रकार से अपनी अंतिम अवस्था में जाकर लाल दानव का रूप ले लेता है, और उसके बाद ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, कि किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है और तारों का जो अंत होता है, ठीक है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर जो है गतिविधियां चलती रहती हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की, कि आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड का ही पार्ट होती है, ब्रह्मांड के अंदर ही आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा तारों के अल्प संख्यक समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। तारों को क्या है, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तो तारों जो आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्प के आकार की होती है। आकाशगंगा किस आकार की होती है, सर्पिलाकार,
इस फॉर्म में क्या होती है, आकाश गंगा। ये आकाश गंगा किस फॉर्म में होती है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। कैसी होती है, सर्प के आकार की जो होती है हमारी आकाश गंगा होती है। ठीक है, जो आकाश गंगा का जो ये भाग है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बल्ज। क्या पाए जाते हैं, बल्ज। ठीक है, आकाश गंगा के किस भाग में, मध्य भाग में, जो अंदर का जो पार्ट होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, बल्ज पाए जाते हैं। ठीक है, बल्ज में क्या होता है, सबसे अधिक तारों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बल्ज के अंदर ही होती है। ठीक है, सबसे अधिक तारों की संख्या कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक तारों की संख्या कहाँ पाई जाती है, बल्ज के अंदर, बल्ज। और बल्ज कहाँ पाया जाता है, जो यह गैलेक्सी के मध्य भाग में, आकाशगंगा के मध्य भाग में जो बल्ज पाए जाते हैं, और इसमें सबसे अधिक तारों की जो संख्या होती है। ठीक है, बल्ज में क्या होता है, बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल पाए जाते हैं। इन्हीं के अंदर तारों की जो अंतिम अवस्था होती है ब्लैक होल के अंदर जाकर ये होती है। ठीक है, बल्ज कहाँ पाया जाता है, यहाँ। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है, और ये जो तारे हैं इसके मध्य भाग का जो क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सबसे जवान तारे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, पूंछ के सिरे पर पाए जाते हैं। और जो तारे हमारे बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो मध्य भाग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिन तारों की उम्र जो है ज़्यादा हो जाती है वो हमारे मध्य भाग में चले जाते हैं, और जो अपनी अंतिम अवस्था होती है वो ब्लैक होल के अंदर समा जाते हैं, और उनका वहीं पर अंत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। बल्ज के अंदर ब्लैक होल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गया है, जो हमारे जो तारे हैं वो क्या कर रहे हैं, गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जो हमारी आकाश गंगा है इसका निर्माण कब हुआ है, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड कोई आज का नहीं है, बहुत जो इसकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आकाश गंगा की जो आकाश गंगा का जो निर्माण कब हुआ था, निर्माण लगभग आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आज से 12 बिलियन वर्ष पहले
हुआ था। जो हमारी आकाशगंगा का जो निर्माण है आज से क्या है 12 बिलियन वर्ष जो पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और हर आकाश गंगा में क्या है लगभग 100 अरब तारों की संख्या है। हर आकाश गंगा में 100 अरब तारों की संख्या पाई जाती है। लगभग 100 अरब तारों की संख्या पाई जाती है हर आकाशगंगा के अंदर। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। और सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? सुपर क्लस्टर क्या आता है? 3 आकाश गंगाएं मिलकर 3 आकाश गंगाएं मिलकर सुपर क्लस्टर का जो है निर्माण करती हैं। 3 आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है? 3 आकाश गंगाएं मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करती है। हमारा जो सोलर सिस्टम है किस आकाशगंगा है? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा के अंदर हमारा सोलर सिस्टम, और हम इस आकाशगंगा में रहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप अगली क्लास में हमें पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।